प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखें, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई मैग्नीशियम का फीता है, इसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ये इतना जो लंबा वाक्य है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो इस शब्द किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना कठिन होता है। तो इस शब्द समीकरण को यदि हम प्रतीकों या संकेतों के द्वारा यदि हम लिखते हैं तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम की क्रिया किससे करा दो? ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन। तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। अब हम इसे प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखते हैं और इसे प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए प्रतीक होता है Mg, तो लिखो Mg। ऑक्सीजन के लिए लिखो O2। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये हम शब्द समीकरण को प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिख दिए, इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यदि हम इस रासायनिक समीकरण को देखें तो रासायनिक जो समीकरण वो दो प्रकार का होता है। एक तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यदि हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखें, देखो, संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, पहले हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा देखें कि जिस अभिक्रिया में यदि दोनों तरफ का मतलब है अभिकारक या उत्पाद की तरफ, यदि तत्वों में परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम एक उदाहरण समझते हैं। देखो, जिंक की क्रिया किससे करा दो? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या प्राप्त होता है? देखो, ZnSO4। क्या प्राप्त होगा? ZnSO4। और क्या बाहर निकल जाएगा? H2। अब देखो, अब ये इधर वाला जो ये तो होता है दायां भाग, ये होता है बायां भाग। इधर वाले जो भाग होता है, जो दायां भाग होता है, उसे उत्पाद कहते हैं, और इधर वाला जो बायां भाग होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब यदि दोनों अभिकारक और उत्पाद में यदि तत्वों के यदि परमाणु समान है तो इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, यहाँ जिंक के कितना परमाणु है? एक। इधर भी जिंक का कितना परमाणु है? एक। इधर हाइड्रोजन कितने परमाणु है? दो। इधर भी हाइड्रोजन कितने परमाणु है? दो। इधर सल्फर का कितना परमाणु है? एक। इधर भी सल्फर का कितना परमाणु है? एक। अब हम ऑक्सीजन को देखें तो इधर ऑक्सीजन का कितने परमाणु है? चार। इधर भी ऑक्सीजन कितने परमाणु है? चार। तो इधर अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया देखें तो देखो, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम परिभाषा देखें तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद है और उस अभिकारक और उत्पाद में पाए जाने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या यदि अलग अलग हो, तो देखो, यदि हम इसी उदाहरण को वापस देखें तो ये तो इधर इस तीर के निशान का बायां भाग होता है अभिकारक और दायां भाग होता है उत्पाद। अब इसमें तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम, तो इधर तो मैग्नीशियम कितना है? एक। इधर मैग्नीशियम कितना है? एक। तो मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणु तो समान है, परंतु इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। उधर ऑक्सीजन कितने? एक है। तो ये इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु की संख्या अलग अलग हो उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया किससे करा दो? ऑक्सीजन से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वह असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदलते हैं। तो हम क्यों बदलते हैं? क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद
दोनों का द्रव्यमान समान होता है, अर्थात जितना अभिकारक का मास होता है उतना ही उत्पाद का मास होता है। इसलिए हमें असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब असंतुलित जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना सीखेंगे। तो देखो, तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, इसकी क्रिया किससे करा दो, ऑक्सीजन से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, इसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदलना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसके दो भाग होते हैं, ये वाला जो भाग होता है उसे तो कहते हैं LHS, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, RHS। तो सबसे पहले लिख लो LHS, फिर क्या लिखो, RHS। अब LHS में जो भी तत्व है उनको लिख लो। तो LHS में क्या है, एक तो मैग्नीशियम तत्व है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस मैग्नीशियम के परमाणु लिखो, तो मैग्नीशियम में कितने परमाणु है, एक, तो यहाँ एक लिख दो। यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु है, दो, तो यहाँ कितना लिख दो, दो लिख दो। अब RHS में पाए जाने वाले तत्वों को भी लिख दो। तो क्या है, एक तो क्या है, मैग्नीशियम है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, एक, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक। अब देखो, अब हम इसको संतुलित करते हैं। अब इसमें जो मैग्नीशियम है उसके परमाणु तो समान है, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु अलग अलग है। अब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को यदि हम संतुलित करते हैं तो कभी भी जो ज्यादा संख्या है उसको कम नहीं करते हैं, कम वाली संख्या को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। अर्थात हम दो को एक नहीं कर सकते, इस एक को हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसको दो, तीन, चार हम बढ़ा सकते हैं। तो बड़ी संख्या को कम नहीं कर सकते, कम संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो यहाँ को इसको संतुलित करने के लिए क्या ऐड करना है, दो ऐड करना है। तो यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भी ऐड करते हैं वो इस सूत्र के आगे ऐड करते हैं। यदि हमने इस दो को यहाँ लगा दिया तो ये यौगिक का सूत्र बदल जाता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी यौगिक का जो सूत्र होता है वो बदलना नहीं चाहिए, यौगिक का सूत्र बदलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भी ऐड करना हो वो सूत्र के आगे ऐड करते हैं। अब इस दो का मतलब है कि ये दो मैग्नीशियम पर भी है और ये दो ऑक्सीजन पर है। अब यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हमें मैग्नीशियम का भी संतुलित करना है। यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, दो है, तो यहाँ पर दो करने के लिए इसको किससे गुणा कर देते हैं, दो से गुणा कर देते हैं, तो दो लगा देते हैं। अब ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे C प्लस O2, तो क्या प्राप्त हो गया, CO। अब ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो असंतुलित है, इसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदलना है। तो सबसे पहले लिखो LHS, फिर क्या लिखो, RHS। अब LHS में जो तत्व पाए जाते हैं लिख लो, एक तो है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। अब कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, एक, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, दो। ऐसे ही RHS में लिखो, RHS में क्या उपस्थित है, एक तो कार्बन, एक क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है, एक, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, एक। तो अब देखो, अब इसको संतुलित करते हैं। इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या तो समान है, एक और एक। हमें ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करना है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन दो है, इधर तो दो है, इधर एक है। तो यहाँ पे इसको इसको दो करना है, तो दो करने के लिए इसमें कुछ ऐड करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं, और जो ऐड करते हैं वो आगे लगा देते हैं। तो आगे क्या लगा दोगे, दो लगा दोगे। कभी भी ऐड करते हैं वो आगे ही लगाते हैं। इस दो का मतलब यह है कि कार्बन भी कितना है, दो, और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, दो। तो यह ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, परंतु कार्बन के परमाणु की संख्या बदल गया। यहाँ पे कार्बन के परमाणु कितने हो गए, दो हो गए, यहाँ पर कितना है, एक। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं, दो लगा देते हैं। तो ये वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। यदि हम इसे और उदाहरण से समझे तो देखो, अब हम और उदाहरण देखते हैं कि जो Fe है, यदि ये H2O से क्रिया कर ले तो क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 प्लस क्या आता है, H2। अब ये असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदलना है। तो सबसे पहले लिखो LHS, फिर क्या लिखो, RHS। अब LHS और RHS में पाए जाने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ एक तो है Fe, फिर क्या है, हाइड्रोजन, फिर क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे ही इधर क्या है, Fe, फिर क्या है, ऑक्सीजन,
और फिर क्या है हाइड्रोजन। अब यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो एक नियम होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिस अभिक्रिया में उपस्थित होता है उन्हें बाद में संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इनकी संख्या देखें तो लोहे की संख्या कितनी है, कितने परमाणु है, एक। हाइड्रोजन में कितने हैं, दो। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक। ऐसे ही इधर लोहे का कितना है, तीन। ऑक्सीजन कितनी है, चार। हाइड्रोजन कितना है, दो। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, सबसे पहले लोहे के परमाणु की संख्या समान करते हैं। तो देखो, तो इधर जो लोहा है वो तो तीन है और इधर लोहे के कितने परमाणु है, एक है। तो इसको तीन बनाना है तो इधर कितने लगा देते हैं, तीन लगा देते हैं। अब इस वाली अभिक्रिया में जो आयरन है अर्थात जो लोहा है उसके दोनों तरफ परमाणु की संख्या कितनी हो गई, तीन तीन। अब ये आगे चलते हैं। अब हम ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो देखो इधर ऑक्सीजन कितनी है, एक। और इधर ऑक्सीजन कितनी है, चार। तो हमें इस एक को चार बनाना है। तो चार कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे कितना लगा देते हैं, चार लगा देते हैं। अब इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, चार। अब उधर भी ऑक्सीजन कितनी है, चार है। अब देखो, अब ऑक्सीजन क्या, अब इस वाले सूत्र में चार लगाने पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बदल गई। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, चार को दो से गुणा करेंगे तो आठ। तो इधर तो हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ। उधर हाइड्रोजन कितना है, दो। तो उसको आठ करने के लिए यहाँ पे कितना लगा देते हैं, चार। तो चार दोनों आठ। अब इस वाले समीकरण में आयरन के परमाणु संख्या कितनी है, तीन। इधर भी तीन, इधर भी तीन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, आठ। और उधर भी कितने हैं, आठ। चार दोनों आठ। इधर ऑक्सीजन कितनी है, इस ओ को इससे गुणा करो, एक को चार से गुणा करेंगे तो चार। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, चार। उधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। अब यदि हम और रासायनिक अभिक्रिया देखें तो देखो, सबसे पहले जो अम्ल है, अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यानी प्रबल अम्ल क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी सार से क्रिया करा दो। सार क्या होता है, NaOH। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और सार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो सूत्र क्या बन गया बताओ, एक तो बन गया Na2SO4 और क्या बन गया, जल बन गया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है असंतुलित है, इसको संतुलित करना है। अब हम LHS और RHS में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या लिखते हैं। तो इधर वाले को क्या लिख दिए, LHS, और उत्पाद को क्या लिखते हैं, RHS। तो यहाँ जो तत्व है उनको लिखो। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लो। फिर क्या है, सल्फर, तो सल्फर लिख लो। फिर क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लो। फिर क्या है, सोडियम, तो सोडियम लिख लो। अब इनके परमाणु की संख्या लिख दो। तो हाइड्रोजन कितना है, इधर देखो, दो हाइड्रोजन तो ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो कितना हो गए, तीन। तो तीन हाइड्रोजन हो गए। अब देखो सल्फर इतना, यहाँ कितना है, एक। तो सल्फर को एक लिख दो। ऑक्सीजन क्या है, चार। ऑक्सीजन तो ये रही और एक ऑक्सीजन हो रही, चार एक कितना होता है, पांच। तो कितनी ऑक्सीजन हो गई, पांच। अब हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम कितना है, एक। तो कितना लिख दिए, एक। अब ऐसे हम RHS में तत्वों की संख्या देखते हैं। तो तत्वों के परमाणु की संख्या पहला होता है सोडियम, तो सोडियम लिख दो। फिर क्या होता है, सल्फर, तो सल्फर लिख दो। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दो। फिर क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दो। अब देखो यहाँ सोडियम कितने हैं, दो। तो सोडियम के परमाणु कितने हैं, दो। तो दो लिख दो। सल्फर के कितना परमाणु है, एक। तो एक लिख दो। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, चार। एक कितना होता है, पांच। तो पांच लिख दो। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, दो। तो दो लिख दो। अब अभी इसका एक नियम बताया था कि यदि किसी समीकरण में अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उनको बाद में संतुलित करते हैं और बचे हुए परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, सोडियम को संतुलित कर लो। तो देखो यहाँ सोडियम कितना है, दो। और इधर कितना है, एक। तो इसको दो बनाना है। तो दो बनाने के लिए यहाँ कितना लगा दो, दो लगा दो। अब दोनों तरफ सोडियम कितने हो गए, दो दो हो गए। परंतु अभिकारक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बदल गई। अब इसको वापस देखो कि सबसे पहले हम देखें कि अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो ये रहे और दो ये रहे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। तो यहाँ क्या लिख दो, चार लिख दो। अब सल्फर देखो, सल्फर कितना है, एक। सही है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन चार। तो ऑक्सीजन ये रही और दो ऑक्सीजन ये रही। तो चार और दो कितने होते हैं, छह। ऑक्सीजन की संख्या बदल गई, ऑक्सीजन कितनी हो गई, छह। सोडियम देखो, सोडियम कितना हो गया, दो। तो क्या लिख दो, दो। अब देखो, अब हम
देखिए सोडियम दोनों तरफ कितने थे हो गए, दो दो हो गए। सल्फर दोनों तरफ कितना था है, एक एक है। अब ऑक्सीजन को संतुलित कर लो, तो ऑक्सीजन इधर तो कितने हैं, 5, इधर कितना है, 6। तो इसको 6 बढ़ाने के लिए यदि हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ ऑक्सीजन दोनों तरफ कितनी हो गई, 6 हो गई। देखो यहाँ ऑक्सीजन 4, 4 दो कितनी हो गई, 6। यदि हम इधर देखें तो 4 ऑक्सीजन तो ये रही, और 2 ऑक्सीजन ये रही, कितनी हो गई, 6। परंतु ये 2 लगाने के बाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बदल गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, कितने हैं, 4। तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इसका एक नियम होता है कि यदि किसी भी जो अभिक्रिया है इसमें धातु उपस्थित है, तो सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं, फिर किसको संतुलित करते हैं, अधातु को संतुलित करते हैं। और यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उनको अंत में संतुलित करते हैं, अर्थात तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं और सबसे अंत में हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। आशा करता हूं कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।